कला एक ऐसा झूठ है जो हमें सच का एहसास कराता है। ये शब्द मशहूर पेंटर पैब्लो पिकासो के हैं। और आज हम कला के एक ऐसे ही रूप यानी सिनेमा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच और झूठ के बीच की इसी धुंधली लकीर पे चल रहा है। और जब सिनेमा राष्ट्रवाद और राजनीति की गलियों में दाखिल होता है तो ये लकीर और भी धुंधली हो जाती है ना? बिल्कुल। आज हम हाल ही में चर्चा का विषय बनी हिंदी फिल्म धुरंधर और उससे जुड़ी एक नई सोच पर बात करेंगे, जिसे लेखक नसीम मन्ना थुक्करे ने सरकार समर्थित फिल्म निर्माण या गवर्नमेंट एम्बेडेड फिल्म मेकिंग कहते हैं। जी। हमारी ये पूरी बातचीत द हिंदू में छपे उनके एक बेहतरीन लेख पर आधारित है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि सिनेमा कैसे हमारी सोच और राष्ट्रीय विमर्श को आकार देता है। सही कहा आपने। खास तौर पे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी विषय हो सकता है। जीएस पेपर्स में जहां भारतीय समाज, मीडिया की भूमिका और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल आते हैं, वहां इस तरह का विश्लेषण बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है एक जासूस की तरह ये पता लगाना कि क्या धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म है या इसके पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है। तो चलिए इस फिल्म और इसके चारों तरफ हो रही बहस की परत खोलते हैं। सिनेमा देखिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये अक्सर राष्ट्रीय कहानी को गढ़ने का एक बहुत शक्तिशाली औजार होता है। धुरंधर इसी का एक जीता जागता उदाहरण है और ये समझना जरूरी है कि ऐसी फिल्में समाज पर क्या और कैसा असर डालती हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए धुरंधर फिल्म आखिर है क्या? कहानी बहुत सीधी सी है। एक भारतीय जासूस है, रणवीर सिंह ने किरदार निभाया है, जो ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान के एक गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है। हाँ, कहानी का जो ढांचा है वो एक क्लासिक स्पाई थ्रिलर जैसा ही है। लेकिन असली मुद्दा कहानी नहीं, बल्कि ये शब्द है जो अमेरिकी लेखक पीटर मास ने गढ़ा था, गवर्नमेंट एम्बेडेड फिल्म मेकिंग। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। लेख के मुताबिक इसके दो मतलब हैं। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस शब्द के दो पहलू हैं। इसका जो असली मतलब था वो तब इस्तेमाल होता था जब सरकार किसी फिल्म बनाने वाले को अपनी सेना या खुफिया एजेंसी की गोपनीय फाइलों तक खास पहुंच देती थी। अच्छा। मकसद ये होता था कि पर्दे पर सुरक्षा बलों की एक सकारात्मक छवि बने। अच्छा, मतलब सीधी सीधी मदद ताकि फिल्म ज्यादा असली लगे और सरकार का नजरिया भी दिखे। तो फिर दूसरा मतलब क्या है जिस पर लेखक का ज्यादा जोर है? दूसरा मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है जब कोई फिल्म सरकार की विचारधारा या उसकी कहानी को, जिसे हम नैरेटिव कहते हैं, बिना किसी सवाल के पूरी सच्चाई और ईमानदारी से पर्दे पर उतार देती है। लेखक का मानना है कि भारत में अब ये एक आम बात हो गई है और हमारी आज की चर्चा का फोकस इसी दूसरे मतलब पर है। तो फिर क्या धुरंधर को भी हम द केरला स्टोरी या द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के साथ रख सकते हैं? क्योंकि उन पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है और लेखक ने इसी पर रोशनी डाली है। उनके मुताबिक धुरंधर इन फिल्मों से इसलिए अलग है क्योंकि ये तकनीकी तौर पर, मतलब टेक्निकली, एक बहुत बेहतर फिल्म है। तो इसका डायरेक्शन, इसकी स्क्रिप्ट, सिनेमैटोग्राफी और कलाकारों का काम सब कुछ टॉप क्लास है। इसमें चीखने चिल्लाने वाले मेलोड्रामा की जगह कुछ हद तक असलियत दिखाने की कोशिश की गई है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी टेक्निकली सुपीरियर फिल्म असल में ज्यादा खतरनाक प्रोपेगेंडा हो सकती है, क्योंकि वो हमें अपनी कहानी में इतनी आसानी से खींच लेती है कि हम सवाल पूछना ही भूल जाते। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब क्राफ्ट अच्छा होता है तो मैसेज ज्यादा आसानी से और ज्यादा गहराई तक पहुंचता है, दर्शकों से एक कला की तरह देखता है, प्रोपेगेंडा की तरह नहीं। और यहीं पर धुरंधर बाकी फिल्मों से अलग हो जाती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। एक तरफ तकनीकी रूप से बेहतरीन फिल्म, दूसरी तरफ उस पर प्रोपेगेंडा के आरोप। इस फिल्म पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? हमने देखा कि फिल्म के आलोचकों, जैसे कुछ फिल्म समीक्षकों और एक्टर ऋतिक रोशन को ऑनलाइन बहुत ज्यादा नफरत और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हाँ, और इस गुस्से के दूसरी तरफ जो फिल्म के प्रशंसक हैं, जो फैंस हैं, उनकी तरफ से दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई, जो अपने आप में काफी कुछ बताती हैं। ये दिलचस्प है कि लोगों ने इसे नफरत के बावजूद डिफेंड किया। तो जो लोग इसे पसंद कर रहे हैं, उनका मुख्य तर्क क्या है? वो इसे किस नजर से देख रहे हैं? तो जो पहला ग्रुप है वो उन लोगों का है जो इस फिल्म को गर्व से अपना रहे हैं,
चाहे कोई इसे प्रोपेगेंडा कहे या ना कहे। उनका तर्क सीधा है। क्या वो कहते हैं ये फिल्म पाकिस्तान से हुए असली आतंकी हमलों को दिखाती है, फिल्मों में देशभक्ति दिखाना कोई गलत बात नहीं है, और सालों से बॉलीवुड ने पाकिस्तानी आतंकवाद की असली सच्चाई को छुपाया है और हमेशा अमन की आशा जैसी बातें की हैं। अच्छा, तो उनके लिए ये फिल्म एक तरह का सिनेमैटिक करेक्शन या सुधार है, मतलब जो बॉलीवुड ने नहीं किया वो अब हो रहा है। बिल्कुल, वो इसे एक सिनेमैटिक सुधार और सांस्कृतिक जवाबी हमला मान रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऋतिक रोशन को मिला एक जवाब है। हाँ, किसी ने लिखा, आपने उस जालिम अकबर को महान बनाया और आज आप धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने की हिम्मत कर रहे हैं, जो उनकी फिल्म जोधा अकबर की तरफ इशारा था। हाँ। लेख में यह भी कहा गया है कि ये भावना सिर्फ हिंदू धुर दक्षिणपंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रवाद और एक गहरी हिंदू विक्टिमाइजेशन यानी हम पीड़ित हैं वाली भावना से भी जुड़ी है। और दूसरी तरह की प्रतिक्रिया क्या है? कुछ लोग तो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है ना। हाँ, दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। उनका तर्क है कि ये तो हॉलीवुड की स्पाई फिल्मों जैसा ही एक राष्ट्रवादी ड्रामा है। अगर इसमें कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया भी गया है तो ये इस तरह की फिल्मों में चलता है, ये जायज है। लेकिन लेखक का मानना है कि ये सोचना ही असल में प्रोपेगेंडा के काम करने का तरीका है। एकदम सही। लेखक का तर्क है कि सबसे असरदार प्रोपेगेंडा वही होता है जिस पर आसानी से किसी की नजर न जाए। धुरंधर की यही खासियत है। ये सीधे सीधे नारेबाजी नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हिंदू राष्ट्रवाद और खासतौर पर मौजूदा सरकार की नीतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। ये बात सोचने वाली है। मतलब जो चीज चीख चीख कर न बोली जाए वो दिमाग में ज्यादा आसानी से बैठ जाती है। तो फिर सबूत क्या है? फिल्म के अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो इसे सरकारी नैरेटिव के साथ मजबूती से जोड़ती हैं? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो फिल्म में ऐसे कई सीन और डायलॉग हैं जो सीधे तौर पर आज के आधिकारिक नैरेटिव को मजबूत करते हैं। लेखक ने एक एक करके कई उदाहरण दिए हैं। जैसे कि एक सीन में कंधार प्लेन का अपहरणकर्ता कहता है, हिंदू कायर होते हैं। बिना किसी ऐतिहासिक सबूत के ये तो सीधे सीधे एक खास तरह की सोच को बढ़ावा देना हुआ। बिल्कुल, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर फिल्म में 26/11 हमलों के असली ऑडियो फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। ये आतंकवादियों की हैवानियत को दर्शकों के मन में फिर से जगाता है और एक बहुत गहरा भावनात्मक असर डालता है। और मैंने सुना है कि इसमें धर्म का एंगल भी काफी सीधे तौर पर जोड़ा गया है, जो इस भावनात्मक असर को और गहरा कर देता होगा। हाँ, जब साजिशकर्ता बेरहमी से हत्याएं करते हैं तो उन्हें अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जश्न मनाते दिखाया गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी फिल्म में एक भी पाकिस्तानी मुस्लिम किरदार ऐसा नहीं है जो आतंकवाद या भारत से दुश्मनी का विरोध करता हो। ये जाने अनजाने में दर्शकों के दिमाग में मुस्लिम पाकिस्तान बनाम हिंदू भारत वाली सोच को पक्का करता है। लेख में एक खुफिया प्रमुख के किरदार का भी जिक्र है जो आर माधवन ने निभाया है। हाँ, अजय सान्याल का किरदार जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से काफी मिलता जुलता लगता है। ये किरदार 90 और 2000 के दशक में हुए आतंकी हमलों पर भारत की कमजोर प्रतिक्रियाओं और अमन की आशा जैसी शांति की कोशिशों की खुलकर आलोचना करता है। मतलब वो ऑपरेशन धुरंधर जैसी आक्रामक नीतियों की वकालत करता है। सही, यानी फिल्म एक तरह से आज की सरकार की मजबूत पॉलिसी को सही ठहरा रही है, पिछली सरकारों को कमजोर बताकर। इसमें तो साफ साफ राजनीतिक पक्षपात दिखता है। स्पष्ट रूप से फिल्म कंधार अपहरण के समय की बीजेपी सरकार की तो बहुत हल्की आलोचना करती है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी गैर बीजेपी सरकारों की गंभीर आलोचना की जाती है। अच्छा, जैसे 2005 के एक जाली नोटों के रैकेट से एक केंद्रीय मंत्री को जोड़ा जाता है और फिर उसे उत्तर प्रदेश के बूचड़ खानों से भी जोड़ दिया जाता है। ये दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है कि वो खुद अंदाजा लगाएं कि ये बूचड़ खाने कौन सा समुदाय चलाता है। और वो अंदर के दुश्मन वाली बात भी है जो आजकल काफी सुनने को मिलती है। बिल्कुल, फिल्म में एक डायलॉग है कि भारत के असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर हैं। ये हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का एक जाना पहचाना विचार है। अरे हाँ, इतना ही नहीं, भविष्य में उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री के आने की उम्मीद का जिक्र है, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ एक साफ इशारा है। वाह, मतलब एक के बाद एक इतने सारे पॉइंट्स हैं जो इसे सीधे सीधे मौजूदा सरकार के नैरेटिव से जोड़ते हैं। और फिल्म का अंत ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है नारे के साथ होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के एक बहुत लोकप्रिय नारे का सीधा इस्तेमाल है। ये सारे तत्व मिलकर फिल्म को प्रोपेगेंडा का एक शक्तिशाली रूप देते हैं। फिल्म में पाकिस्तान के चित्रण पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख के अनुसार पाकिस्तान को एक ही रंग में राक्षसी यानी मोनोक्रोमैटिकली मॉन्स्ट्रस दिखाया गया है। हाँ, मतलब पूरी तरह से विलन, जिसमें कोई अच्छाई या कोई दूसरा पहलू है ही नहीं।
एक किरदार तो यहाँ तक कहता है कि पाकिस्तान दुनिया के सारे आतंकवाद की जड़ है। क्या ये चित्रण हकीकत के करीब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म क्या दिखाती है, बल्कि ये भी है कि वो क्या छुपाती है। मतलब? क्या छुपाती है फिल्म? देखिए, फिल्म ये नहीं बताती कि 26/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान की अखबारों में कई ऐसे लेख छपे थे जिनमें इस्लाम के नाम पर हुई इस वहशत की कड़ी निंदा की गई थी और भारतीयों से माफी तक मांगी गई थी। ओह, ये तो मुझे नहीं पता था। फिल्म ये भी नहीं बताती कि कराची का लियारी इलाका, जिसे सिर्फ अपराध और आतंक के अड्डे की तरह दिखाया गया है, उसे मिनी ब्राजील भी कहा जाता है और वो अपने हिप हॉप, संगीत और फुटबॉल के जुनून के लिए भी मशहूर है। तो ये बहुत ही एक तरफा और चुनिंदा कहानी है, और ये सेलेक्टिव मेमोरी वाली बात बड़ी दिलचस्प है। लोगों को लग रहा है कि धुरंधर जैसी फिल्में कुछ नया कर रही हैं, कि बॉलीवुड अब जाकर जागा है। लेकिन क्या ये सच है? क्या 2014 से पहले राष्ट्रवाद पर फिल्में नहीं बनती थीं? ये धारणा पूरी तरह से गलत है और चयनात्मक स्मृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सच्चाई ये है कि 1990 के दशक से ही बॉलीवुड में कट्टर राष्ट्रवादी यानी जिंगोइस्टिक फिल्मों की बाढ़ आई ही है। हाँ, ये फिल्में पाकिस्तानी आतंकवाद, कश्मीर और भारत-पाक युद्धों पर ही बनी थीं और ये सब 2014 के राजनीतिक बदलाव से बहुत पहले से हो रहा था। हाँ, अब याद आ रहा है। रोजा, बॉर्डर, सरफरोश, मिशन कश्मीर, गदर, एलओसी कारगिल, ये फिल्में तो हम सबने देखी हैं। हाल में बेबी और फैंटम भी थीं। तो फिर धुरंधर में नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। अगर हम कहानी के विषय को देखें तो इनमें से ज्यादातर फिल्मों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सरकार या आतंकवादियों को, बल्कि आम पाकिस्तानी लोगों को भी विलन की तरह दिखाया। तो धुरंधर कोई नई जमीन नहीं तोड़ रही है। तो फर्क क्या है, सैम? फर्क यह है कि धुरंधर मौजूदा सरकार के घोषित नैरेटिव में बहुत गहराई तक और बहुत पक्षपातपूर्ण तरीके से डूबी हुई है, और ये सब एक विश्वसनीय लगने वाली दुनिया में रचा बसा है। यही बात इसे सरकार समर्थित फिल्म निर्माण की श्रेणी में एक नई और ज्यादा असरदार कड़ी बना देती है। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। जो मुख्य बातें निकल कर आई वो ये हैं कि धुरंधर तकनीकी रूप से एक बहुत अच्छी फिल्म है, जो इसे एक खास नैरेटिव को आगे बढ़ाने में और भी ज्यादा प्रभावी बनाती है। जी, हमने सरकार समर्थित फिल्म निर्माण के आइडिया को समझा और देखा कि आज के समय में इसका क्या मतलब है। हमने ये भी देखा कि कैसे फिल्म बहुत चालाकी से सीन, डायलॉग और किरदारों के जरिए मौजूदा सरकार की नीतियों और विचारधारा का समर्थन करती है, वो भी बिना सीधे तौर पर नारेबाजी किए। और आखिर में हमने पाकिस्तान के एक तरफा चित्रण और भारतीय सिनेमा में राष्ट्रवाद की एक लंबी लेकिन अक्सर भुलाई जाने वाली परंपरा पर भी बात की। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जब कोई फिल्म बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी को एक बहुत ही सूक्ष्म और पक्षपाती नैरेटिव के साथ मिला देती है, तो क्या वो कला और प्रोपेगेंडा के बीच की लकीर को और भी असरदार तरीके से मिटा नहीं देती? और ऐसे में एक दर्शक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, खासकर तब जब ये फिल्में हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारी सामूहिक याददाश्त को गढ़ रही हों? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। अगर इस गहरी बातचीत से किसी के मन में कोई सवाल आया हो या कोई और विचार साझा करना हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जी, जैसा कि हमने कहा, ये विषय यूपीएससी के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है और हम द हिंदू जैसे स्रोतों से ऐसे ही विषयों का विश्लेषण करते रहेंगे। इस तरह के और विस्तृत विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।